हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने स्टार्ट किए थे फंडामेंटल राइट्स और राइट टू इक्वालिटी हम कर चुके हैं। और राइट टू फ्रीडम में लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल नंबर 19 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 20 की। अब आर्टिकल नंबर 20 जो है वो बेसिक बात किसके प्रोटेक्शन की बात करता है, तो वो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यानी कि आर्टिकल नंबर 20 प्रोटेक्शन देता है किसको? कन्विक्टेड पर्सन को। अब कन्विक्टेड पर्सन कौन होते हैं? कन्विक्टेड पर्सन जो कि गिल्टी फाउंड किया गया है, जिसको कोर्ट ने प्रूव कर दिया है गिल्टी। और कोर्ट जो है यानी कि हमारी जुडिशरी जो है वो कैसे प्रूव करती है गिल्टी? वो बाय ट्रायल्स, बाय विटनेसेस। ठीक है, तो कोर्ट अगर किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी प्रूफ कर देता है तो उस कन्विक्टेड पर्सन को कुछ राइट्स दिए गए इस आर्टिकल में। ठीक है, अब आप सोचोगे कि कन्विक्टेड पर्सन को राइट्स क्यों दिए गए? क्योंकि उसने तो ऑलरेडी ऑफेंस कर रखा है। ठीक है, तो अब इसको राइट्स इसलिए दिए गए ताकि उसके अगेंस्ट कोई आर्बिट्रेरी एक्शन ना लिया जाए और उसको एक्सेसिव पनिशमेंट ना दी जाए। ठीक है, अब इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन, फॉरेनर एंड इलीगल पर्सन लाइक ए कंपनी। अब देखो, ये कन्विक्टेड पर्सन जो है ये कोई भी हो सकता है, चाहे वो सिटीजन हो, फॉरेनर हो या कोई लीगल पर्सन हो कंपनी का। अब मैंने आर्टिकल 19 में आपको बताया था, आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजन के लिए दिया गया है। ठीक है, इंडियन सिटीजन के लिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है चाहे वो कोई सिटीजन है, कोई फॉरेनर है, चाहे कोई लीगल पर्सन है किसी कंपनी का। ठीक है, तो कन्विक्टेड पर्सन को एक्सेसिव पनिशमेंट। अब देखो यार, जुडिशरी जो है वो क्या करती है? जुडिशरी लॉ के अकॉर्डिंग आपको सज़ा देती है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कोई पर्सन जो कन्विक्टेड है और किसी जज की उससे पहले से कोई पुरानी दुश्मनी है, तो वो अगर उसको उस क्राइम के लिए 5 ईयर्स की सज़ा मिलनी चाहिए बाय लॉ। ठीक है, तो और वो जज जो है वो उसको 10 ईयर्स की सज़ा दे देता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्सेसिव पनिशमेंट। यानी कि उसको एक्सेसिव पनिशमेंट दे दी गई बाय जज। तो जुडिशरी को एक टाइप से कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव को एक टाइप से कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो अपनी पावर्स का गलत यूज़ ना करें, इसलिए इस आर्टिकल को बनाया गया ताकि कन्विक्टेड पर्सन के साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, तो अब इस आर्टिकल के अंदर 3 प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, अब 3 प्रोविजंस क्या हैं? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेओपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, ये 3 मेन प्रोविजंस हैं जिनको हम डिटेल में करेंगे। अब नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है वो लेजिस्लेचर पे बाइंडिंग लगाता है। ठीक है, अब नो डबल जेओपार्डी जुडिशरी पे बाइंडिंग लगाती है और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन एग्जीक्यूटिव पे ठीक है, बाइंडिंग लगाता है। 3 जो है प्रोविजंस बताए गए हैं आर्टिकल नंबर 20 में। फर्स्ट प्रोविजन है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेओपार्डी सेकेंड प्रोविजन, एंड थर्ड प्रोविजन इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो हम बात अब करेंगे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, जो कि जिस पे बाइंडिंग लगाई गई है लेजिस्लेचर पे। ठीक है, अब लेजिस्लेचर कौन होता है? पार्लियामेंट, जो कि लॉ बनाती है। तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है, तो पार्लियामेंट को ये बोला गया है कि वो रिट्रोस्पेक्टिव लॉ की फॉर्मेशन नहीं कर सकती। अब देखो, ये रिट्रोस्पेक्टिव लॉ कौन सा लॉ होता है? बेसिकली रिट्रोस्पेक्टिव लॉ ऐसा लॉ जो जिस दिन बनाया जाएगा उसी दिन उसको एनफोर्स किया जाएगा, लागू किया जाएगा उसी डेट से। यानी कि उसको बैक डेट से एनफोर्स नहीं किया जाएगा। अब मान लो 20 अप्रैल को कोई भी लॉ बनाया जाता है बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो उसको उसी डेट से 20 अप्रैल से ही लागू किया जाएगा, अब उसको बैक डेट से लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब रिट्रोस्पेक्टिव लॉ को प्रोहिबिट किया गया इस एक्ट में। अब ये जो रिट्रोस्पेक्टिव लॉ है ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए है। ठीक है, यानी कि क्रिमिनल लॉज जो हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं बनाए जा सकते। दिस लिमिटेशन इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब कोई सिविल लॉ है या कोई टैक्स लॉ है, टैक्स का कोई लॉ है, तो उसको बैक डेट से एनफोर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बोला गया
ये बाइंडिंग लगाई गई लेजिस्लेचर पे कि वो सिर्फ क्रिमिनल लॉज उसी डेट से लागू किए जाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो एक एक्यूज पर्सन है जिस पे चार्ज लगाया गया है मर्डर का, ठीक है, एक्यूज पर्सन है जिस पे चार्ज लगाया गया है मर्डर का, और उसने मर्डर किया था 2018 में, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। 2018 में उसने किया मर्डर, और उस टाइम मर्डर की सज़ा थी 5 ईयर्स, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम मर्डर की सज़ा थी 2018 में 5 ईयर्स। अब उसके ऊपर ट्रायल्स चलेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जुडिशरी जो है वो उसको सज़ा दे देगी। हमारा कोर्ट जो है वो 2018 में उसका ट्रायल्स 2 साल तक चल सकते हैं, 3 साल तक चल सकते हैं, ठीक है। तो उसको 3 साल के बाद भी सज़ा दी जा सकती है। अब देखो 2018 में उसने किया क्राइम, और 2020 में लेजिस्लेचर, हमारी पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है कि अब से मर्डर की सज़ा होगी 10 ईयर्स, ठीक है। तो 2020 मान लो दिसंबर में ये लॉ बना दिया गया कि 10 ईयर्स की सज़ा होगी मर्डर की। अब इस पर्सन के ट्रायल चले हुए थे क्योंकि इसने क्राइम किया था 2018 में। अब इसको कन्विक्टेड मान लिया जाता है कब? 2021 में, ठीक है। 21 में उसको मान लिया कन्विक्टेड। अब उसको कोर्ट सज़ा देगी तो उसको सज़ा दी जाएगी 5 ईयर्स या 10 ईयर्स। तो उसको सज़ा दी जाएगी 5 ईयर्स की, ठीक है। अब उसको 10 ईयर्स की सज़ा नहीं दी जा सकती। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि उस पर्सन ने जब ये क्राइम किया था 2018 में, तब इस क्राइम की सज़ा थी 5 ईयर्स। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड प्रोविज़न की, और सेकंड प्रोविज़न है नो डबल जेपार्डी। यानी कि इस प्रोविज़न में बोला गया नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यानी कि कोई भी पर्सन जिसने मर्डर किया है, ठीक है, अगर उसको एक बार सज़ा मिल गई 10 ईयर्स की, तो उसको डबल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। यानी कि किसी एक ऑफेंस के लिए उस पर्सन को बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती। अब उसने अगर एक बार क्राइम किया, उसको उसकी सज़ा मिल गई, तो उसको ये सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग है किस पे? जुडिशरी पे, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पे नहीं है, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन है, वो मर्डर करके सज़ा काट के चला जाता है और वो अपने ऑफिस चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, वहाँ उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है, तब वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे सज़ा नहीं मिल सकती। ये सिर्फ जुडिशरी पे बाइंडिंग है। यानी कि जुडिशरी जो है वो इस पर्सन को सिर्फ एक बार ही सज़ा देगी, उसको बार बार एक क्राइम के लिए सज़ा नहीं हो सकती। अब देखो, आपने एक डायलॉग सुना होगा मूवीज़ में, जैसे कि मैं 1 खून करूं, 2 खून करूं, मुझे सज़ा तो सिर्फ एक बार ही होगी। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई पर्सन फर्स्ट मर्डर करता है और उसकी सज़ा है 10 ईयर्स, तो उसको वो सज़ा मिलेगी। अगर कोई पर्सन 2 मर्डर करता है तो उसके ऊपर 2 केसेस चलेंगे, ठीक है, तो उसको 10 ईयर्स की और सज़ा मिल जाएगी। यानी कि एक ऑफेंस के लिए एक सज़ा, ठीक है। अब 2 मर्डर करेगा, दूसरा ऑफेंस करेगा, तो उसके लिए अलग सज़ा। हाँ, अगर किसी पर्सन को मान लो एग्जीक्यूट किया, यानी कि उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, ठीक है, तब तो उसको बार बार फांसी की सज़ा तो नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर उसको 5 ईयर या 10 ईयर की सज़ा होती है और वो दूसरा क्राइम फिर से करता है, तो उसको उसकी अलग सज़ा दी जाएगी। बट किसी एक क्राइम के लिए उसको सेम बार पनिश नहीं किया जाएगा। ये बाइंडिंग है जुडिशरी पे। तो देखिए, थर्ड प्रोविज़न बोलता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यानी कि कोई भी अक्यूज पर्सन है, उसको विटनेस नहीं बनाया जा सकता खुद के खिलाफ, ठीक है। उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो विटनेस बने खुद के अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो, अब विटनेस उसको कैसे बना सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं? जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब
इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? जैसे पुलिस हो गई, तो पुलिस जो है वो किसी एक्यूज पर्सन को ज़बरदस्ती मार पीट के ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकती कि वो उसने वो क्राइम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो वो फोर्सफुली अगर उसको बुलवाएगी तो कोर्ट उसको नहीं मानेगा, ठीक है। कोर्ट फिर भी उसके लिए डिफरेंट प्रोसीडिंग्स चलेंगी, विटनेसेस होंगे, ठीक है। उसकी खुद की गवाही नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि इसमें तो फिर एग्जीक्यूटिव किसी को भी फोर्सफुली जो है वो विटनेस बना सकता है। अब देखो इसमें बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो पुलिस फोर्सफुली विटनेस बना सकती है, और अगर कोई बहुत रिच पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं उसके पास, तो वो खुद क्राइम करता है और किसी को 2 करोड़ रुपया ऑफर करके बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ और तुम इस मर्डर को अपने सर पे ले लो, ठीक है। या आप मतलब पैसे का कोई भी लालच दे सकता है किसी को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जिसने क्राइम किया है वो तो बच जाएगा। तो इसलिए कोर्ट ने ये आर्टिकल में ये प्रोविज़न डाला कि किसी को भी अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता फोर्सफुली। अब एग्जीक्यूटिव पे लगा दी गई एक बाइंडिंग, लेकिन अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन चलती है और उस अक्यूज पर्सन के थंब इम्प्रेशंस लिए जाते हैं, उसका ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी को चेक किया जाता है, तब वो मना नहीं कर सकता कि मुझे जो है आप मेरे से सैंपल नहीं ले सकते, या उसको पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा पुलिस की प्रोसीडिंग्स, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ, ठीक है। तो वो उसके लिए मना नहीं कर सकता। अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है। ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ही अप्लाई किया जाएगा। हमने स्टार्ट किए थे फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में हम सेकंड फंडामेंटल राइट कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम, और इसके अंदर 4 आर्टिकल हैं। हम 2 आर्टिकल्स कर चुके हैं कंप्लीट। अब बचते हैं आर्टिकल नंबर 21 एंड आर्टिकल नंबर 22, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।